द ड्रीम बिलियनर आरएस नॉवल स्टोरी CH1 खजाने की नक्शे की खोज। आज के दुनिया में बच्चे पढ़ाई लिखाई पर कम और खेलकूद में ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। सुबह सुबह उठाकर कर गेम्स या फोन देखने में लग जाते हैं। मना करो तो घर में सुबह सुबह महाभारत चालू। इनका अब क्या होगा आगे चलकर भगवान ही जानते हैं। बस सुबह से शाम तक खेलना खाना और सोना, दूसरा कोई काम नहीं है इन लोगों के पास। इन्हीं में से एक है हमारे प्रताप को। कहने को तो यह आज 9 साल के हो गए हैं पर यह आज तक स्कूल नहीं गए हैं। इनके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं कि मैं एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, लेकिन पढ़ना लिखना है नहीं इनको। अगर कोई बोल दे इनको कि बिना पढ़े लिखे तुम अमीर कैसे बनोगे तो यह अमीर लोगों के नाम बताने लगते हैं। कहते हैं कि जब वो लोग बिना पढ़ाई लिखाई करे इतने अमीर हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आज सुबह जब प्रताप की नींद खुली तो वह बहुत खुश था, क्योंकि आज उसे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आज वह 9 साल का हो है। आज सुबह सुबह उसे कोई जगाने भी ना आया। वह सोच में पड़ गया, आज माँ मुझे जगाने क्यों नहीं आई। वह जल्द से जल्द उठ गया और वह मुंह हाथ धोकर नीचे पहुंच गया। नीचे देखा तो उसके पापा आए थे। वह दौड़ते हुए अपने पापा के गले लग गया और हंसते हुए बोला, पापा पापा मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। प्रताप के पापा का नाम सूर्य कुआ था, जो आर्मी में है और कुछ दिन की छुट्टी ली है। वो भी हंसते हुए बोले, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ, रात को ही मिलेगा। अभी यह गुलाब जामुन खाओ, बाद में अपना गिफ्ट देखना। प्रताप ठीक है, मैं अभी इसी से काम चला लूंगा। तभी प्रताप की मां अनु बोली, बेटा 1-2 मिठाई ले लो और शाम को काम आएगा। प्रताप बोला ठीक है। तभी उसकी मां उसके हाथ से मिठाई का डब्बा ले लिया और ले जाकर फ्रिज में रख दिया। प्रताप गुलाब जामुन खाते हुए अपने कमरा में चला गया। उसके माँ बाप नीचे बैठकर कुछ बातें करने लगे। प्रताप का घर पुराने समय का ही था, लेकिन प्रताप ने घर के चारों ओर लीची आम अमरूद बहुत सारे फूल लगाया था, जिससे वह बहुत अच्छा दिखता है। और उसके घर में उसके अंकल रमेश, आंटी लता और उनके 2 बच्चे राहुल और सुरेश भी उसी घर में रहते थे। अभी वो लोग, अंकल अभी खेत पर गए हैं, आंटी अपने मायके और राहुल और सुरेश स्कूल गए हैं। रमेश खेत से आ ही रहे थे कि एक गांव का कालू नाम का लड़का उनके पास जाके बोला, अंकल सूर्य अंकल आए हैं और आपको बुलाए हैं। ये सुनकर रमेश, जो थोड़ा बहुत उदास था, अब खुश हो गया और जल्द से जल्द घर के तरफ बढ़ने लगा और सोच रहा था, भैया से कुछ पैसा लेकर इस बार अच्छी खेती करूंगा और एक टुल्लू पंप भी खरीद लूंगा। ये सब सोचते हुए अब बहुत बहुत खुश था। तभी उसको सूर्य कुआ की आवाज आई, और मेरे भाई खेती कैसे चल रही है। रमेश, सब ठीक है भाई और सब ठीक है ना। सुना था जहां तुम्हारी पोस्ट ठीक था वहां से कुछ दूरी पर बहुत सारे आतंकवादी आ गए थे, जवान शहीद हुए, में तो डर गया था। सूर्य बोला, भाई आए तो बहुत थे पर सारे मार दिए गए। हम लोग के तरफ से भी 2-3 लोग मारे गए और अभी जांच चल रही है। जब ये बात हमारी सरकार को पता चला तो भौचक रह गई और इस पे जांच कमेटी गठित कर दिए गए। इस मामलात में बयान से बचने के लिए कहकर जीतने भी वहां पर जवान शहीद हुए थे, उनको उनके घर पर भेज दिए गए। हम लोग से बोला गया कि तुम सब कोई और जगह भेज दिया जाएगा, तब तक तुम लोग अपने अपने गांव चले जाओ। और हम लोग सुबह में ही वहां से निकल गए और हमारी दूसरी बटालियन को वहां भेज दिया गया। लेकिन इस बात को तो 1 माह बीतने को है और आप आज आ रहे हैं। रमेश ने कहा, हाँ मैं कुछ दिन के लिए छत्तीसगढ़ चला गया था। सूर्य ने कहा, ठीक है भाई, वह सब छोड़िए, मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो। सूर्य ने कहा, मुझे आपसे कुछ रुपए चाहिए थे, खेत पर अभी बुआई का काम चल रहा है और एक टुल्लू पंप लेना है। सूर्य बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, ये लो और अपना काम करो। रमेश बोला, ठीक है भाई, मैं अभी ट्रैक्टर वाले को रुपए देकर आता हूँ। ठीक है जाओ तुम, मैं भी मार्केट जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा, घर पर बोलकर जाना। इतना कहकर सूर्य अपने गांव के बाजार की तरफ चला गया। मार्केट जाकर उसने कुछ तरह तरह की मिठाई ली और अपने बेटे के लिए कपड़े ले ही रहा था कि उसको याद आया कि उसके छोटे भाई के भी 2 लड़के हैं। वह कुछ सोचकर उन दोनों के लिए कपड़े ले लिया और अपने घर की ओर निकल गया। उसके रास्ते में बहुत सारे दोस्त मिले, जिनसे वह 2-4 मिनट बात करता और वहां से निकल जाता। घर आते आते उसको शाम हो गई। जब वह घर पहुंचा तो उसके भाई के भी लड़के घर पर आ चुके थे और अपने बड़े पापा के देखकर वह दौड़ते हुए आए और बोले, प्रणाम पापा जी। सूर्य ने कहा, खुश रहो बच्चों, और सब पढ़ाई लिखाई तो ठीक से चल रही है ना। हाँ जी पापा जी। सूर्य, चलो ठीक है, कोई तो घर में पढ़ रहा है, एक ये है, पने को बोल दो तो 104 डिग्री बुखार हो जाता है। तभी प्रताप की मां बोली, छोड़िए ना, आज के दिन तो रहने दीजिए, कल देखा जाएगा उसके बारे में। रमेश बोले, भाभी प्रताप कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य बोला, होगा कहाँ, वह अपने रूम में खेलकूद कर रहा होगा, उसको दूसरा कोई काम भी तो ना है। राहुल जाके बुला ला उसे, नहीं तो वह सुबह में ही आएगा। ठीक है बड़े पापा, मैं आ गया, मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गया। हंसते हुए जीने से उतरते हुए प्रताप बोला। अनु बोली, आ जाओ बेटा, चलो केक कटते हैं।
हाँ माँ पापा चलो। प्रताप धीरे धीरे चलकर केक काटने वाली जगह पर गया और केक काटा। सबने उसे हैप्पी बर्थडे विश किया। प्रताप ने सबको बारी बारी से सबको केक खिलाया, फिर सबने उसे भी केक खिलाया, फिर सबने उसे एक एक कर गिफ्ट दिया। उसके पापा ने उसे एक घड़ी दिया, उसके अंकल रमेश ने उसे एक बजरंग बली का लॉकेट दिया और माँ ने एक नया कपड़ा। उसके दोनों छोटे भाई ने उसे चॉकलेट। वह आज बहुत खुश हुआ कि उसके पापा ने आज उसको घड़ी दिया है। वह दौड़ते हुए गया और गले लग के खुशी से अपने पापा को गालों पर किस कर दिया। सूर्य भी खुश गया और अपनी बीवी की तरफ देखने लगा। तभी प्रताप की माँ बोली, चलो अब सब खाना खा लो, अभी तुम्हारे पापा यहीं पर रहेंगे। राहुल बोला, बड़ी माँ मुझे भूख लगी। तभी उसके पापा बोले, चलो डाइनिंग टेबल पर बैठो। अनु बच्चों चलो मैं खाना लगा देती हूँ। सभी लोग जाके अपनी अपनी चेयर लगाकर बैठ गए। अनु ने सबके लिए बारी बारी से खाना निकालकर उनके प्लेट में रख दिए और खुद भी खाना खाने बैठ गई। सबने अच्छे से खाना खाया, उसके बाद सब सोने चले गए। इधर सरकार की रातों की नींद चली गई थी। छत्तीसगढ़ के मालेगांव के जंगलों में 4 दिन से जांच चल रही थी कि यह जो लोग मारे गए हैं वो सब किस देश के लिए काम करते हैं और ये लोग यहाँ पर क्यों आए हुए थे। बड़े बड़े अफसरों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। 4 दिन के जांच करने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया था। उधर से सरकार उनसे जवाब मांग रही थी। देश भर के एजेंट और एनएसए की हाथ पांव फुले हुए हैं कि आखिर ये सब लोग यहाँ करने क्या आए थे। तभी दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर आवास पर सबको एक मीटिंग के लिए बुलाया गया, जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, एनएसए और भी कुछ सेनाध्यक्ष शामिल थे। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, क्या कोई सुराग मिला? एनएसए ने कहा, नहीं सर, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारा एक एजेंट अमेरिका से भारत आया है। वह बोला है कि उसके पास इस मामले में कोई सबूत है, लेकिन वह यहाँ आने के बाद ही बता सकता है कि यह लोग कौन से देश के हैं। ठीक है, होम मिनिस्टर ने कहा, वह जो जांच कर रहे हैं उनको कोई सुराग हाथ लगे या नहीं। थल सेना के अध्यक्ष बोले, अभी तक तो नहीं, पाकिस्तान की ओर से भी अभी कोई इनपुट नहीं है। ये लोग पाकिस्तान के तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी फोर्सेज की कोई भी जवान हमारे इतने जवान को नहीं मार सकते। हमारे वहां लगभग 232 जवान शहीद हुए हैं और उनके केवल 10 जवान एक वहां से भाग गया। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर वाक रह गए, सिर पर हाथ रख दिए और सोचने लगे, यह बात मीडिया में आ गए तो मेरी सरकार तो गई। यह सब सोचने के बाद पूछा, और वहां पर हमारे कितने जवान थे? सर वहां पर 240 जवान थे, जिसमें से 5 जवान इमरजेंसी वार्ड में और 3 को हमने समझाकर घर भेज दिए कि कोई से कुछ बाहर या अपनी फैमिली से ना बताए। ये तुमने क्या किया? उनकी सुरक्षा करनी चाहिए तो तुम लोग उन लोग को उनके घर भेज दिए। अभी उन 3 को दिल्ली बुलाकर उनसे सही से पूछताछ करो, कुछ तो ऐसा पता चलेगा कि वह सब कौन थे, किस भाषा में बात कर रहे थे, होम मिनिस्टर ने कहा। सेनाध्यक्ष बोला, ठीक है सर, अभी मैं उनको बुला लेता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने एनएसए से पूछा, अब क्या करना चाहिए? जवानों के घर वालों को तो बताना पड़ेगा कि वह सब देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। हम क्या करें? हम देश को क्या बताएं कि सिर्फ 10 लोगों ने मिलकर हमारे पूरे एक बटालियन को मार डाला? क्या इज्जत रह जाएगी? हमारे देश की सारी दुनिया हंसेगी हम पर। तभी रक्षा मंत्री बोले, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि वहां एक एलियन का सीप उतरा था और हमारी सेना से झड़प हो गई, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए। किसी को सच्चाई की पता भी ना चलेगा और जो लोग जानते हैं वह सब देशभक्त है, कोई आम पब्लिक नहीं। वह सब किसी से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वह सब भी अच्छे से जानते हैं कि वह जो भी हुआ बहुत ही खतरनाक था। सब सहमत हुए। उसके बाद यह मैसेज जो भी इस केस से जुड़े हुए थे सबके पास चली गई और सबको ये बता दिया गया कि मीडिया अगर कोई भी सवाल पूछे तो घुमा फिराकर यही जवाब देना है कि एलियन का हमला हुआ था। सब ये बात कर ही रहे थे कि वहां पर भारत का अमेरिकन एजेंट आया और बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एनएसए ने उसे हाथ हिलाकर बुलाया और पूछा, क्या खबर है? जो एजेंट अभी अंदर आया उसका नाम पारस था। वह बोला, सर खबर बहुत भयानक है जो कोई इस समय सोच भी नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर ने जल्द से पूछा, एसीबी क्या खबर है जो इतना भयानक है और कोई उसे सोच भी नहीं सकता? पारस ने कहा, सर यह बात सम्राट अशोक और चोल वंशज से जुड़ा हुआ है। अगर यह सच हुआ तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। होम मिनिस्टर बीच में ही बोल उठा, ऐसा भी क्या, या कौन सा खजाना है वहां पर जो इतना महंगा है? रुकिए सर, पारस बोला, पूरी बात तो सुनिए। सब बिल्कुल शांत हो गए कि वहां एक बूंद पानी भी गिरेगा तो सुनाई दे। उसके बाद पारस फिर से बोलना शुरू किया, वहां पर कोई खजाना नहीं है। वहां पर खजाने से जुड़ा राज दफन था। ये लोग जो वहां सेना पर हमला किए थे वो सब आज से नहीं, लगभग 1992 ईस्वी से वहां या उसके अगल बगल के स्टेट में भी खोज कर रहे हैं। इस बात का पता मुझे जैसे चला मैं वहां से भागते हुए यहां आया हूं, लेकिन मुझे वहां पर यह बात पता चला कि इसमें किसी भी देश की सरकार का हाथ नहीं है। ये सब कुछ बड़े बिजनेसमैन ने मिलकर प्लान बनाई थी जो इस प्रकार है। अमेरिका के 2
चीन के भी 2, इंग्लैंड के 3, ये टोटल 7 है। अगर इनकी ताकत अमेरिका से कंपेयर किया जाए तो यह अमेरिका को भी 3-4 दिन में घुटने पर ला देंगे। मुझे ये बात पता नहीं चलता, लेकिन मेरी किस्मत कनेक्शन बहुत सही है। आज से 8 दिन पहले मैं लिया अमेरिकन होटल में बैठकर खाना खा रहा था। तभी मेरे से एक इंग्लैंड का थोड़ा बहुत गरीब सा दिखने वाला आदमी मेरे से टकरा गया। उसको 2 लोग जबरन पकड़ कर ले जा रहे थे और वह बार बार कुछ कह रहा था। वह नशे में था, इसलिए उसकी आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं इसलिए उसके थोड़ा पास जाके सुना कि वह क्या बोल रहा है। पहली बार मैंने जो उसका बात सुनकर मैं भी सरप्राइज हो गया। फिर मैं और ध्यान केंद्रित करके सुना, फिर से वह वही बात बोल रहा था कि मैं जानता हूं कि वह सम्राट अशोक का खजाना कहाँ छुपा है। मुझे उसका नक्शे का लोकेशन पता है। मैं उस समय उसके पीछे ना जाकर मैं होटल में लौट आया और जिधर से उसको निकाला गया उधर चल दिया। वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट था, तो मैं वहां से वापस आ गया। फिर मैं ये देखने लगा कि उस रूम के तरफ कोई वेटर जा रहा है कि नहीं। कुछ देर ही देखने के बाद वहां पर एक सुंदर सी हाट लड़की वहां से कुछ महंगा वेयर और स्नैक्स लेकर जा रही थी। मैं वहां से जल्दी से उसकी तरफ को जाने लगा। वह कुछ ना समझ पाए, इसलिए उससे बोला है, ब्यूटी क्या हाल है, बहुत दिन से देखा नहीं तुमको। ये सुनकर उसके वाइट वाइट दिखने वाले गाल लाल टमाटर के तरफ हो गए। तब तक मैं अपना काम कर चुका था। मैंने उसके टेबल ट्रॉली में एक कैमरा और वॉइस लगा दिया। वह बोली, आप भी बहुत हैंडसम है, और चली गई। मैं भी वहां से निकलकर नीचे आकर बैठ गया और खाने का ऑर्डर देकर एयरिंग पर उनकी बातें सुनने लगा। और मैं और सरप्राइज हो गया। वे सब कह रहे थे कि यह नक्शा अगर मिल गया तो लगभग 15,000 ट्रिलियन की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे वे सब, और दुनिया पूरी तरह से उनके कंट्रोल में होगी। पर इतने दिन खोज करने के बाद भी उन लोग को ओ खजाना का नक्शा अभी किसी के हाथ नहीं लगा है। ये सब सोचकर वे लोग भी परेशान थे। लेकिन उसमें एक अमेरिकन बिजनेसमैन के बातों से मुझे लगा उसे खजाने का नक्शा कहाँ है पता चल चुका है। फिर सबने मीटिंग किया कि कैसे इसको जल्द से जल्द खोज किया जाए। तो उनमें से एक ने कहा, हमें भारत सरकार से मदद ले सकते, उनको हम बताएंगे कि हम लोग आपके देश के 3 राज्य के वन क्षेत्र और कुछ झीलों का सर्वे कार्य करना चाहते हैं। आगे चलकर हम इस वन क्षेत्र में और जानवर की संख्या की गिनती करेंगे, और जो नई या पुरानी प्रजाति मिलेगी उसे हम और बढ़वा देंगे कि वह आगे चलकर और ज्यादा हो जाए। ये बात सुनकर सब खुश हुए और इसके लिए मान गए। सबने एक जुबान में चेस कहा, अपनी अपनी ग्लास को धीरे से टकराया। उसमें से एक ने कहा, चलो अब भारत में ही मिलेंगे। फिर सब वहां से चले गए। वह लोग जब बाहर निकल गए तो मैं उस अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम जॉर्ज था उसका मैंने पीछा किया। जब वह अपने घर में चला गया तो मैं नाले के अंदर से होकर उसके घर में एंट्री किया और उसके के सुरक्षा गार्ड को मारकर उसके कपड़े उतार कर मैंने खुद पहन लिए और उसको नाले में डाल दिए। फिर जब मैं हाल में पहुंचकर देखा तो पता चला कि यह क्यों उन सबके उदास होने के बाद भी यह खुश था। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, जॉर्ज क्यों खुश था जबकि उसके सारे पार्टनर ना खुश थे। मीटिंग रूम में जितने मिनिस्टर और सेना से जुड़े लोग थे उन सब ने भी पूछा। वो सब तो पहले से ही हैरात में थे कि उनके देश में इतना बहुत खजाना छुप कर रखा गया है, किसी को पता तक ना है। सब एक साथ बोले, अब आगे की कहानी भी सुना ही दो। पारस बोला, ठीक है सर। फिर वह बोलने लगा, जब मैंने हाल में देखा तो आदमी उस होटल के पास शराब के नशे में बोल रहा था। वह जॉर्ज के घर पर था और वहां दूसरा अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम सोर्स था वह भी वही था। ये दोनों मिलकर उन 5 लोग को धोखेबाजी कर रहे थे। इसलिए मैंने फोन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। उनकी बात सुनने लगा। सोर्स ने कहा, ये होटल कैसे चला गया था, इसको तो मैं बहुत मुश्किल से खोज कर लाया हूँ। तुमको पता भी है इसको खोजबीन करने में कितने डॉलर खर्च किए, पूरे $4 लाख, और तुम इसे ऐसे ही लेकर इसको होटल में आ गए। कल्याण है कि उन लोग को पता नहीं चला कि यह कौन है, ना तो आज ही हम उनके दुश्मन बन जाते और वो 5 मिलकर हमारे पूरा परिवार को मारवा सकते हैं। वह तो सही समय पर मैं पहुंच गया और बात को संभाल लिया। जॉर्ज बोला, ठीक है, अब से ऐसा नहीं होगा। ये तो होटल में खाने का जीत कर रहा था इसलिए मैं इसे लेकर चला गया, अब से ऐसा नहीं होगा। सोर्स ने कहा, देखो अगर एक बार नक्शा मिल जाए तो हम सबसे पहले इसे ही मारेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने साथियों को, जिससे इस दुनिया को और खास करके भारत को कुछ पता ना चल पाए। वहां के नेता सेना को तो छोड़ ही दो, वहां की पब्लिक को पता चल गया कि भारत के किसी जंगल में इतना खजाना दबा हुआ है तो पूरे 2 ही दिन लगेंगे उनको खजाना खोजने में। वह बिना नक्शा के भी खजाना खोज लेंगे। फिर अभी हम क्या करें, जॉर्ज ने कहा। हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारे सारे आदमी 2 दिन पहले तक तो कुछ नहीं जानते
थे, लेकिन अब उनको पता है कि कहाँ जाना है। वह सब अभी कर्नाटक से निकल गए हैं। वह 4 दिन के बाद लोकेशन पर पहुंच जाएंगे और हमको पता चल जाएगा कि यह जो दिमाग से थोड़ा बहुत पागल है ये सच बोल रहा है या झूठ। इसे खोज करने में मैंने इतने साल लगाए, अगर इसकी बताए हुए जगह गलत हुए तो मैं इसकी जान लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर सोर्स अपने घर चला गया और मैं नाले के रास्ते उस मरे हुए सुरक्षा गार्ड को लेकर बाहर निकला और मिट्टी खोद के उसको वही दबा दिया कि कोई इसे खोज ना पाए। उसके बाद मैं अपने फ्लैट पर आ गया। उसके बाद मैंने एक अपने दोस्त को फोन किया, सूर्य क्या कोई तुझसे कहे कि भारत के जमीन यानी धरती के नीचे 15,000 ट्रिलियन कहीं सेफ जगह पर रखा हुआ है, तो क्या तुम मुझ पे भरोसा करोगे? सूर्य हंसते हुए बोला, ये किस पागल ने कहा तुझसे? उसको मेरे पास लेकर आ, फिर सोचूंगा कि भरोसा करना है कि नहीं। मैंने अभी यह बात सुनी थी और यह बात अमेरिका चीन के बड़े बिजनेसमैन बात कर रहे थे, पारस ने कहा। तो सूर्य ने थोड़ा बहुत तो भरोसा हो रहा है इस बात, लेकिन बात कोई और होगी तो कहीं उन लोग को पता हो कि भारत का एक एजेंट है और यह सब सोचकर वहां की सरकार जानबूझकर अपने बिजनेसमैन के जरिए कुछ गलत संदेश भेजकर भारत सरकार को गुमराह करना चाहते हो। और चीन तो ऐसे हमारा दुश्मन है, कहीं 15,000 ट्रिलियन का लालच देकर उधर से हमला कर दे तो कल को तुम क्या किसी को अपना चेहरा दिखा पाओगे? पारस ने ये सब सोचकर सूर्य से बोला, चल ये सब तो ठीक है, पर सोच अगर यह बात सच हुआ तो अपने देश का कितना फायदा होगा। फिर सूर्य ने कहा, ठीक है मैं खुद वहां पर चला जाऊंगा। वैसे भी अपनी देश की सेना हर उस जगह पर है जहां कोई खतरनाक एरिया है, उस जगह पर तो खास करके सेना लगाए गए हैं, इसलिए मैं उनको हमेशा अपने निगरानी में रख सकता हूं। और जब कोई खजाना मिलेगा तो मैं सेना के 2-4 बटालियन को बुला लूंगा, बस मुझे एक बार बता देना कि वह लोग कहाँ पर है। पारस ने कहा, ठीक है वो तू मुझ पे छोड़ दे, और बोला, तू अभी कहाँ पर है? मैं कहाँ होऊंगा, मैं अभी छत्तीसगढ़ के जंगल के बीचों बीच नदी के पास बैठकर सीक्रेट का कस ले रहा हूँ। ठीक है, पारस बोला, तुम 4 दिन तक वहीं पर रहोगे और मेरे जवाब आने का इंतजार करोगे? सूर्य बोला, ओके सर, आपकी बात सराखों पर, जब तक आप यहाँ से हिलने को ना बोलेंगे तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। पारस ने कहा, अगर चौथे दिन मेरे तरफ से कोई खबर ना मिली तो समझ जाना कि मैं अब नहीं रहा। चुप हो जा पागल, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर होगा भी तो पहले अपनी जान बचा के निकल लेना वहां से, सूर्य ने कहा। ठीक, तो मैं फोन रखता हूँ, अब चौथे दिन ही बात होगी। यह कहकर पारस ने फोन काट दिया। उसके बाद मैंने एनएसए सर को बताया कि चीन भारत बॉर्डर पर थोड़ा बहुत ध्यान रखे, अगर 3-4 दिन तक कोई मूवमेंट हो तो अपना सबसे घातक अटैक करे। पारस कुछ सोचकर बोला, और एक बात है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में कम से कम अपनी 2 बटालियन भेज दे, वहां के भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, वो मैं आपको आकर बताऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि इन दोनों जगह में एक जगह बहुत भयानक कुछ होने वाला। मैं अभी इतना ही बता सकता हूं कि आप खुद इन जगह की निगरानी करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं खुद ये काम अपने हाथों में लेता हूँ, इसकी निगरानी भी मैं खुद करूंगा, क्योंकि पारस एनएसए का ही ट्रेन किया हुआ एजेंट था। वह उस पे आंख बंद करके भरोसा करते थे। फिर दोनों ने कुछ देर बात करके फोन रख दिया था। भारत के रक्षा मंत्री ने एनएसए से कहा, जब आपको सब पहले से ही पता था तो सेना को भारत चीन सीमा पर ही क्यों एल्ट पर रखा गया? छत्तीसगढ़ में क्यों और बटालियन नहीं भेजा गया? वह तो अपने देश में है, वहां पर तो हम लोग हेलीकॉप्टर से भी सेना भेज सकते थे। सब हाँ में हाँ मिलाने लगे। तब एनएसए ने कहा, वहां पर पहले से ही 3 बटालियन गश्त कर रही थी और पारस के कहने के बाद वहां 4 बटालियन बिहार रेजिमेंट का भेजा गया था, पर पारस लास्ट टाइम में डेटा नहीं दे सका, इसके कारण हमें इतना नुकसान हुआ है। फिर क्या सब पारस के तरफ देखने लगे? 2-3 लोग एक साथ ही पारस से पूछा, आगे क्या हुआ बताओ? पारस कुछ देर रुककर बोलना शुरू किया, सर उसके बाद मैं उनके घर पर तीसरे दिन ही रात में चला गया, क्योंकि अगले दिन वह जगह का पता चलने वाला था जहां खजाना का नक्शा छुपकर रखा हुआ है। उसके बीच में ही एनएसए बोल पड़े, तुम कह रहे थे कि वह पागल जो तुम्हें रेस्टोरेंट में मिला था उसने जॉर्ज और सोर्स को नक्शा का पता बताया था, तो उसे ही किडनैप क्यों नहीं कर लिया? तुम्हारे पास तो पूरे 4 दिन का समय था। सब शांति से बैठकर ये सब सुन रहे थे और प्राइम मिनिस्टर तो एनएसए को आंख दिखाते हुए बोले, उसकी बात तो पहले पूरी सुन लो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। सब ध्यान से सुनो, उसकी बात पूरी होने से पहले उसको कोई बीच में नहीं रोकेगा। तुम बोलना शुरू करो। पारस, ठीक है सर, जब मैं वहां गया तो फिर एक सुरक्षा गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहन लिया, लेकिन इस बार मैंने जॉर्ज के बेटा का पर्सनल सुरक्षा बल को मार दिया था, क्योंकि जब मैं नाले से निकला तो उसने मुझे देख लिया था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। यही मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन मुझे अपना काम पूरा करना था, इसलिए मैं वहां से भागने के बजाय मैं उसके लड़के का सुरक्षा गार्ड जहां खड़ा था वहां जाकर मैं खड़ा हो गया। उसका बेटा बहुत ही डेंजर और लड़कियों का शौकीन था। उस दिन भी वह एक स्कूल जाने वाली 12 वर्ष की एक भारतीय लड़की को उठा लाया था।
मैं जब वहां खड़ा हुआ तो वह लड़की के कपड़े पूरे फटे हुए थे। वह बार बार आवाज लगा रही थी, कोई मुझे बचाव। वह बार बार बचाव बचाव चिल्ला रही थी। उसकी आवाज तो बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन जहां मैं खड़ा था वहां से सब दिखाई दे रहा था। वह उसके साथ हैवान बन गया था। उस लड़की के बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका था। अब वह हिलने डुलने में भी असमर्थ थी। मैं थोड़ा देर तो रुका, लेकिन मुझसे ये देखा ना गया। मैं अंदर चला गया। वह हैवान अभी भी उस लड़की के साथ लगा हुआ था। मैं जाते ही उस लड़के का गला काटकर वही छोड़ दिया। फिर मैंने उस लड़की के नाक पे अंगुली रखकर देखा तो वह भी मर चुकी थी। उसका ज्यादातर ब्लड उसके प्राइवेट पार्ट के रास्ते बाहर निकल जाने के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाद में उन दोनों को वहीं पर छोड़कर उस रूम का पर्दा सही कर दिया कि कुछ बाहर से दिखाई ना दे। उसके बाद मैं गेट लगाकर बाहर निकलकर उसी जगह पर खड़ा हो गया। अगले दिन सुबह सब सुरक्षा गार्ड मुंह हाथ धोने जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं गया। मैं पार्क में जाकर योग करने लगा, क्योंकि मैं उन सब से बचने के लिए पहले ही अपना काम पूरा कर चुका था और सर को तौलिया से ढक कर नाश्ता भी ले आया था। इसमें एक बात मेरे भी समझ में ना आया कि दूसरा कोई भी सुरक्षा गार्ड मुझे नजर उठाकर देख भी नहीं रहा था। बोलना या मुझसे बात करना तो दूर की बात थी। मैं अपने मन में उल्टा सीधा बातें सोचने लगा। फिर मैं ध्यान सबके तरफ देखा। मेरे ही नहीं, इस विला के अंदर कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। फिर मैंने सोचा हो सकता यहाँ पर सशक्त रूल हो कि कोई भी किसी से बात ना करे और अपने काम से काम रखे। तभी बाहर से सोर्स की कार विला के अंदर आए। जॉर्ज भागते हुए गया और सोर्स के गले लग गया। भाई हमारे। सोर्स उसको बीच में टोकते हुए बोला, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। जॉर्ज बोला चलो। फिर वह दोनों अंदर हाल में आ गए। सोर्स ने बोला, बेवकूफ, बाहर यह कहने को तुम्हें किसने कहा था? जॉर्ज, सॉरी मेरे दोस्त, मैं आज इतना खुश हूं कि मुझसे रहा नहीं जा। मेरा मन कर रहा है मैं दुनिया के सामने जाकर बोलूं कि मैं विश्व का सबसे अमीर इंसान हूं। सोर्स ने कहा, चुप हो जा, अभी ना नक्शा मिला है ना खजाना, अभी मिल जाने दो फिर बात करेंगे इसके बारे में। पहले तुम उन लोग के पास फोन करो और बोलो कि वहां से ऑनलाइन इमेज दिखाए। वह सब दे से ही बोले कि ऑनलाइन इमेज 10 CH2 सील और 3 सर वाला सांप। क्या खजाना का नक्शा मिलेगा जॉर्ज और सोर्स के आदमी को, या आ जाएगी वहां भारतीय आर्मी, या होगा कोई दूसरा ही खेल? चलिए आगे जानते हैं। सोर्स बोला, देख जॉर्ज, यही कारण था कि खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। जॉर्ज ने कहा, ये क्या है सोर्स भाई, अगर हमें ये पागल ना मिला होता तो हम जीवन में कभी खजाना नहीं खोज पाते। सोर्स बोला, यही तो इसका रक्षा कवच है, ये ना होता तो कब के ये खजाना किसी के हाथ लग गए होते। जिसे तुम पागल समझ रहे हो वही इसका पता बताया था, क्योंकि जब भारत पर अंग्रेज का शासन था तब इस पागल के दादा के पापा ने इसे देखा और उसी ने ये नक्शा बनाया था जो कि तुम हाथ में रखे हो। इसके दादा के पिताजी का उस पे नाम भी लिखा है। जॉर्ज बोला, ये कैसे हो सकता है? जिसने इसे बनाया वह मर गया था। सोर्स बोला, इसलिए ही मैं तुझे मंदबुद्धि बुलाता हूँ। वह तो मर गए थे, पर वह एक डायरी रखते थे जिसमें वह वहां जाने से पहले ही सारी जानकारी छोड़ कर गया था, जिससे उसे कुछ हो भी जाए तो उसके घर वालों को पता चल जाए कि वह कहाँ गया है और कितने दिन में घर आएगा। जॉर्ज बोला, ओह, मेरे को अब समझ आया कि यह नक्शा भी उसी पागल के खानदान का है और वह डायरी भी उसी के घर का है जो उसके घर से तुम लेकर आए थे। वह कहाँ है? अभी उसको बुलाओ। सोर्स बोला, आज वह जो मांगता है उसे दे दो और उसको खिलाने पिलाने के बाद उसके दादा के पास भेज दो। जॉर्ज बोला, जैसे आप कहे भाई, मैं वैसे ही करूंगा। जॉर्ज ने अपने नौकर राहु को आवाज दिया। राहु दौड़ते हुए आया। हाँ मालिक, बोलिए क्या लाना है? जॉर्ज बोला, राहु, उस पागल को जो मांगता है आज उसको खिलाओ, जहां घूमने को बोले ले जाओ। राहु बोला, ठीक है मालिक, जैसे आप बोले। ये बोलकर वह उस पागल के पास चला गया और उसको रूम से बाहर लेकर आया। उस पागल का नाम मार्टिन था। वह राहु से बोला, मुझे अच्छा सा एक डिनर सेट तैयार करो, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। वह आज बिल्कुल पागलों की तरह हरकत नहीं कर रहा था। यहाँ जॉर्ज सोर्स जंगल का सीन सोफा पे बैठकर आराम में देख रहे थे। तभी जॉर्ज बोला, ये क्या हो रहा? उस समय से वहां बस रोशनी बढ़ती ही जा रही है। सोर्स ने कहा, यह एक सील है जो पुराने समय के हिंद धर्म के साधक इस्तेमाल करते थे। जैसा आज के समय में ताला चाबी है या बड़े बड़े कंपनियां के लॉकर है, जितना ज्यादा रुपए खर्च करोगे उतना मजबूत लॉक या लॉकर लेकर अपना कीमती सामान सेफ रख सकते हो। वैसे ही पुराने जमाने में ये सील होती थी, जितने बड़े साधक उतना मजबूत लॉक, जो कितने साल के बाद एक बार खुलता है। इस पे धरती फटने, भूकंप, सुनामी, बिजली की भी चीज का असर नहीं होता। यहाँ तक मैंने सुना है कि धरती से सारे जीव भी खत्म हो जाए फिर भी इस पे कोई असर नहीं होता है। ये सब सुनकर पारस भी सरप्राइज था कि मैं भारत का होकर भी भारत का इतिहास या सनातन धर्म की ताकत ना समझ पाया और ना भारत के लोग समझ पाए। इसलिए दूसरे देशों के लोग हमसे हमारा ही खजाना लुटकर हमसे आगे निकल गए। पारस ये सब सोच ही रहा था कि सील खुल गया।
जॉर्ज के हंसने से पारस को ध्यान आया कि वह कहाँ पर है। जॉर्ज सोर्स हंसते हुए बोले, अब तो सील खुल गया। सोर्स ने तुरंत अपने आदमी को आदेश दिया, जल्द से जल्द उस गुफा में जाओ। उधर से वह बोला, ठीक है सर, मैं अभी सबको लेकर जाता हूँ। जॉर्ज और सोर्स बहुत खुश थे कि उनका सपना पूरा होगा, अब वह लोग दुनिया भर पर अकेले राज करेंगे। वह ये सब सोच ही रहे थे कि उनके सारे सपनों पर पानी फिर गया, क्योंकि उस गुफा में से विशाल 3 मुंह वाला सांप निकला और सबको खाने लगा, और 1 मिनट के अंदर ही वह सबको खा गया और बाहर निकलकर आराम से फन फैला कर बैठ गया। एक भी आदमी गुफा में ना जा सका। ये देखकर जॉर्ज और सोर्स के तो ऐसा लगा कि उनको अभी ही वह सांप आकर खा जाएगा। वह डर के थर थर कांपने लगे। ये देखकर तो पारस को भी बहुत डर गया था। उसको ऐसा लग रहा था उसको वह सांप वहीं से ही इतना दूर तक देख रहा है। पारस ही नहीं, वहां पर जितने लोग हैं वह सबकी हालत वैसे ही थी। बस एक आदमी को छोड़कर जिसे जॉर्ज और सोर्स पागल समझ रहे थे, वह इन दोनों का बाप था। क्योंकि वह उस सांप से नफरत करता था, उसके 3-4 पुस्त को उसने खा लिया था। इसलिए मार्टिन उससे नहीं डरता था। वह उसके पास तो नहीं जा सकता था, पर वह लोग जो उसको पागल समझ रहे उन लोग को उल्लू बनाकर वहां अपना काम आसान बना लिया। सोर्स और जॉर्ज के आदमियों को सांप को खिला दिया। अब उसका पेट भर चुका होगा, नहीं भी भरा होगा तो वह और कितने लोग को खाएगा? 100-200 लोग को खा पाएगा। पहले से वह 700 से ऊपर लोग को खा गया है। मेरे पास तो पूरे 2500 लोग हैं। उधर सूर्य ने जब ये सब देखा तो उसे शौक लग गया, और उसके साथ जितने भी लोग थे सबका पैर लड़खड़ाने लगा और सब जहां थे वहीं पर जमीन पर बैठ गए। सूर्य को जब थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि वह सब कहां पर है, तो वह तुरंत सबको पीछे हटने को बोला और सब वहां से लगभग 1500 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गए और उस पे नजर रखने लगे। इधर मार्टिन आके ने एक चुटकी बजाते ही बाहर से लगभग 12 गोलियां एक साथ चली। आखिर मार्टिन के एक ही इशारे पर 12 गोली या क्यों चली? मार्टिन कौन था? क्या वह पागल नहीं? क्या वह किसी देश का कोई एजेंट था या कुछ और? आगे कमेंट करके बताए कि मार्टिन कौन था। CH3 जॉर्ज और सोर्स की मौत। मार्टिन कौन था? जब सोर्स उसका खोजबीन कर रहा था तब तो वह एक किराए के छोटे से कमरे में रह रहा था, तो फिर उसके एक ही इशारे पर गोली चलाने वाले कौन लोग थे? क्या वह भी एक बिजनेसमैन था या कुछ और? जंगल में भी उसके 2500 लोग मौजूद थे, यहाँ भी एक इशारे पर इतनी गोली चल गए। जॉर्ज सोर्स से बोला, भाई अब मेरे घर पर गोली कौन चलवा रहा है? इतना कहना ही था कि जॉर्ज के 12 लोग एक साथ मारे गए। सोर्स बोलने ही वाला था कि हमला करो, तभी उधर से गोलियों की बारिश हो गई। पारस भी ये देखकर हैरान हो गया और वहां पर एक भूवास कैमरा लगाकर भाग निकला, क्योंकि अभी उसे अपनी जान बचाना था। उसको पता भी नहीं था कि यह सब कौन है और कितने हैं। जॉर्ज और सोर्स का तो ये सब देखकर पसीना निकल गई और हाथ पांव थराने लगे थे और वह दोनों घुटने पर आ गए। सोर्स ने मार्टिन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? किसके लिए काम कर रहे हो? मार्टिन हंसते हुए बोला, तुम लोग मेरा जो नाम जानते हो वही है, पर मैं कौन हूं ये तुमको थोड़ा देर रुको, सब पता चल जाएगा। मार्टिन अपने आदमियों से पूछा, सब क्लियर हो गया? जी सर, पर एक आदमी यहां से भागने में सफल रहा, उसको हमारे 2 लोग पीछा कर रहे हैं, कुछ देर में ही वह पकड़ा जाएगा। पर सर मुझे लग रहा है कि वह किसी देश का एजेंट था, इतनी गोली चलाने के बाद भी वह बच गया। ये सुन मार्टिन गुस्सा हो गया, उसके आंखें लाल हो गए जैसे उसमें से अभी अंगारे निकलने लगेंगे। वह अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोला, मुझे वह बंदा किसी भी कीमत पर चाहिए, नहीं तो ये राज नहीं रह जाएगा। अगर वह किसी देश का एजेंट हो तो खासतौर पर वह ये बात अपनी सरकार को शेयर करेगा, इसलिए वह बंदा मुझे 1 घंटे के अंदर यहाँ चाहिए। उसका बॉडीगार्ड 8-9 लोग लेकर वहां से उसको खोजबीन करने निकल गया। तभी वहां कनाडा के एक बिजनेसमैन जिसका नाम बेली टंडा था, वह जॉर्ज के घर में एंट्री करती है। एक बॉडीगार्ड जल्द से जाके उस कार का गेट खोलता है। बेली टंडा मशहूर बिजनेसमैन जोसेफ टंडा की बेटी थी, जो मार्टिन की कंपनी मार्टिन लिमिटेड की सहयोगी थी। इन दोनों ने ही प्लान बनाई थी कि पहले हम इसे किसी और को बता देते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा खजाने का नक्शा छुपकर रखा गया है, और जब वह लोग जाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वहां कौन सा खतरा है, और उसको देखने के बाद ही हम कोई कदम उठाएंगे। अब उन लोग को पता चल गया था कि वहां पर क्या है, इसलिए वो अब सामने आ गए। बेली टंडा आराम से चलकर वहां पहुंची और मार्टिन से बोली, इन दोनों को खत्म करो और यहां से जल्दी चलो, नहीं तो इनके बिजनेस पार्टनर यहां पहुंचने ही वाले हैं। मुझे ये बात अभी पता चला है कि उनका एक एजेंट था यहां पर जो खबर उन लोग के पास पहुंचा रहा था। मार्टिन ने अपने आदमियों से बोला, इन दोनों को मार दो और इस विला में आग लगा दो। जॉर्ज और सोर्स ये सुनकर उन लोग के सामने घुटने पर झुककर छोड़ने की गुहार लगाने लगे। तभी बेली टंडा बोली, अब सोच क्या रहो हो, इनको खत्म करो और निकलो, नहीं तो ये हमें यहाँ से सीधे स्वर्गलोक भेज देंगे।
तभी एक आदमी आगे बढ़कर उन दोनों को एक ही तलवार के वार से खत्म कर दिया। उसके बाद घर में आग लगा दिया कि कोई सबूत ना रहे और वहां से निकल गए। बेली टंडा ने कहा, हम लोग अब अमेरिका में सेफ नहीं है, अब हमें जल्द से जल्द ये देश छोड़कर निकलना होगा। मार्टिन ने कहा, मेरे कुछ आदमी एक आदमी को खोजबीन करने गए हैं, उनको भी बुला लेता हूं, नहीं तो अमेरिकन सरकार उनके जरिए हम तक पहुंच जाएगी और हम लोग को मौत की सजा हो सकती है। अब किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी फोन करो, बेली ने कहा। उसके बाद मार्टिन ने फोन मिलाया और बोला, जल्द से जल्द तुम लोग हवाई अड्डा पर पहुंचो। उधर से उसका बॉडीगार्ड बोला, पर सर वह, उसको छोड़ो, तुम सब यहां जल्द से पहुंचो, मार्टिन ने कहा। ये सुनकर वह लोग उसको खोजना छोड़कर मार्टिन के बताए हुए जगह पर चल दिए। इधर वह पांचों पार्टनर अमेरिकन हवाई अड्डा पर लैंड किया और अपने अपने कार में बैठकर वह सब जॉर्ज के घर के तरफ निकल गए। और जॉर्ज और सोर्स के फोन पर कॉल करने लगे, पर किसी का भी कॉल उनके फोन पर नहीं लग रहा था। वह सब सोचने लगे कि फोन क्यों नहीं लग रहा है। ये सोचते हुए वे लोग उसके घर के पास चले गए। वहां जाकर देखा तो उसके घर में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड वाले बुझा रहे थे। इसलिए वह लोग वहां से सीधे वहां से निकल गए और फिर सब एक होटल में आ गए। फिर उसमें से एक ने कहा, उसके घर में आग किसने लगा दिया। फिर दूसरे ने कहा, हो सकता है खजाना के नक्शा मिलने के बाद वह दोनों आपस में ही लड़ गए हो और सोर्स ने जॉर्ज को मारकर उसके घर में आग लगा दिया हो। तभी तीसरे बिजनेसमैन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि वहां पर क्या हुआ था। सबने सहमति जताई कि अपने मन से कोई बात करना सही नहीं है, हमें पता करना होगा कि असल में वहां क्या हुआ था। क्या जॉर्ज और सोर्स के पार्टनर को पता चल पाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई और किसने किया और इसके पीछे की वजह क्या है, और उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति कौन था। CH4 बेली टंडा से डर, क्या जॉर्ज और सोर्स के कातिल को खोज पाएंगे उसके पार्टनर, या खुद ही उसमें फंसकर कर जेल चले जाएंगे, या करेगा उनकी मदद वह अनजान आदमी। आइए आगे जानते हैं। वह पांचों बिजनेस पार्टनर ये सब बैठकर सोच ही रहे थे कि उधर से एक मैसेज आया। तभी एक ने हड़बड़ाहट में बोला, वह उसी का होगा, वह लगता है वहां से बचकर निकल गया था। दूसरे पार्टनर ने कहा, हो सकता है वह हमें फंसाना चाहता हो। तभी तीसरे पार्टनर ने कहा, तुम दोनों कुछ भी हमेशा उल्टा सीधा बात करते रहते हो, पहले ये देखो कि उसने भेजा क्या है, उसके बाद देखेंगे हम सबको करना क्या है। उसके बाद उन्होंने फोन देखा, उसमें 2 वीडियो थी। तभी वहां चौथा पार्टनर बोला, अब उसे चलाकर देखोगे भी या उसे हाथ में पकड़कर माला जपोगे। जिसके हाथ में फोन था वह उस वीडियो को चला दिया। सब देखने लगे कि वहां जॉर्ज और सोर्स जंगल का वीडियो देख रहे थे। तभी घर से एक 30-32 साल का लड़का निकल कर आता है। उसके पीछे पीछे जॉर्ज का नौकर हाथ चाय लिए आता है और उसको पकड़ा दिया। वह लड़का चाय पीते हुए एक चुटकी बजाता है और वहां पर 10-12 लोग एक साथ फर्श पर गिर जाते हैं। उसके बाद वह एक बार फिर चुटकी बजाता है और वहां पर लगातार गोली चलने की आवाज सुनाई देने लगती है। उसके बाद वही वीडियो कट हो जाता है। उसमें से जो चीन का बिजनेसमैन था उसने पूछा, क्या कोई उस आदमी को जानता है। सबने ना में गर्दन हिलाया। फिर एक इंग्लैंड का बिजनेस पार्टनर बोला, मैंने तो इसको कहीं देखा है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है, मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनी का CEO मार्टिन है। तो यह अभी कहाँ मिलेगा, ये हमारे खजाने के नक्शा को हमसे नहीं छीन सकता, हम सब मिलकर इसे खत्म कर देंगे। चीन के बिजनेस पार्टनर हम 5 हैं और वह अकेला। उन सब में सबसे ज्यादा समझदार वह 5वां बिजनेस पार्टनर था, जो था तो भारत का, लेकिन अब वह भारत से बहुत नफरत करता था क्योंकि भारत के कुछ नेता कुछ रुपए के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर उसकी तो उन लोगों ने प्यार ही छीन लिया, उसकी पत्नी को रेप करके मार डाला और उनके साथ कुछ भी ना हुआ। उल्टा में उन्होंने ही यह अफवाह फैला दिया कि वह प्रोजेक्ट पाने के लिए अपनी बीवी को दूसरे पास भेजता था, इसलिए वह फांसी लगा के मर गई। तब से ही वह इंग्लैंड आ गया और यहीं पर बिजनेस करने लगा और फिर उसको यहाँ की नागरिकता मिल गई। वह धीरे धीरे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। वह चारों की तरफ देखकर बोला, सब शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। सब शांत हो गए। वह बोला, तुम सबने दूसरा वीडियो देखा। सबने ना में सर हिलाया। तो पहले उसे देखो फिर बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अब सब शांत हो गए और दूसरी वीडियो चला दिया। दूसरे वीडियो को शुरुआत होते ही उस वीडियो में बेली टंडा दिखने लगी, जो मार्टिन और अपने आदमियों के साथ सब कनाडा के फ्लाइट की तरफ जा रहे थे। ये देखकर वहां पर सबके होश उड़ गया और सबने अपने अपने माथे से पसीना पोंछा। फिर सब एक दूसरे के ओर देखकर बोले, चलो अब हम लोग चलते हैं। सबने अपने अपने खोज पर भेजे हुए लोगों को फोन करके कह दिया, तुम जहां भी हो सब वापस आ जाओ, नहीं तो खजाना का नक्शा चुराएगा कोई और फंसोगे तुम लोग, इसलिए जितना जल्दी हो सके भारत छोड़कर अपने देश लौट आओ। खोजकर्ता का हेड बोला, पर क्यों सर, तुम बेली टंडा को जानते हो? जी सर, उसके भी आदमी इस खोज में शामिल है और जॉर्ज और सोर्स को उन लोगों ने मार दिया। ये सुनकर खोजकर्ता होश उड़ गया।
वह बोला जी सर हम लोग कल ही इंग्लैंड के लिए निकलेंगे। ठीक है। उसके बाद सारे पार्टनर आपस में गले मिले और अफसोस जताते हुए सब वहां से जाने लगे और यह सोचकर कि यह हमारे नसीब में नहीं था, वह चाह कर भी बेली टंडा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने अपना कदम पीछे कर लिया। उसके बाद वहां से जाने का प्लान बनाई। वह सब जा ही रहे थे कि वह पांचवा बिजनेसमैन बोला हम जा तो रहे हैं यहां से, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो सब अभी हुआ है वह किसी को ना पता चले तभी ठीक होगा। जो खोज करने भारत गए हुए थे उन लोग को आते ही मार डालना, नहीं तो तुम सब इतना तो बुद्धिमान हो ही, मैं दोस्त के नाते किसी के परिवार को खत्म होते नहीं देख सकता। सबने एक साथ बोला हम समझ गए दोस्त, तुम जो कहो वही करेंगे। उसके बाद सब अपनी अपनी कार में बैठकर निकल गए। सब हवाई अड्डा पहुंचकर फ्लाइट पकड़कर वह सब अपने अपने देश लौट आए और अपने अपने कार्य में लग गए। पारस फिर से मार्टिन और वहां पर जो नई लड़की आई थी उसका पीछा करने लगा था, लेकिन अब वह लोग अपने प्राइवेट फ्लाइट में बैठकर चले गए। उसके बाद पारस कुछ सोचते हुए वह लड़की जो उसे दिखाई दी थी उसका फोटो एनएसए को भेज दिए और वही इस मिशन को लीड कर रही है ये भी मैसेज कर दिया था। उसके बाद मैंने सूर्य को मैसेज किया कि अब मामला मेरे हाथ से जा चुका है और वहां पर लगभग 2500 से ज्यादा लोग आने वाले हैं, किधर से आएंगे मुझे भी पता ना है, अब अपना देख लेना। सूर्य ने जब मैसेज देखा तो हैरान परेशान हो गया, अपने देश का खजाना भी बचाना है और अपने जवान को भी। वह बोला सारे जवान 1 किलोमीटर के दायरे में पेड़ पर चढ़ जाओ कि अगर कोई नीचे से जाए भी तो तुम उन लोग को दिखाई ना दो और बिना मेरे कहे कोई भी एक्शन ना लो, और जब मैं कहूँ तो एक साथ हमला करना क्योंकि दुश्मन की जनसंख्या हमसे ज्यादा है। सबने एक साथ कहा यस सर। उसके बाद सब इधर उधर पेड़ पर चढ़ने लगे और पत्तों के बीच छुपकर बैठ गए। सूर्य भी एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और दूरबीन के जरिए 3 किलोमीटर के रेडिये में चेक करने लगा। कनाडा में मार्टिन और बेली का फ्लाइट लैंड कर गया था। वह सब अपने विला के डाइनिंग एरिया में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि उनके आदमी कब तक पहुंच रहे हैं वहां। बेली टंडा के सैफ आज बहुत ही खुश थे कि उनकी मालकिन आज यहां पर आए हैं। वैसे तो बेली अपने प्राइवेट विला पर ही रहती थी, वह दुनिया भर अमीरों के मामले में वह दूसरे स्थान पर आती है, लेकिन आज उसके साथ 10-12 कंपनी के मालिक थे, इसलिए वह वहां पर नहीं गई क्योंकि कब कौन धोखेबाजी कर दे किसको पता था। वह अपने परिवार की इकलौती लड़की थी, इसलिए वह हमेशा अपने साथ 3 लेयर की सिक्योरिटी रखती है। कोई कितना भी इम्पोर्टेंट आदमी क्यों ना हो पर वह कभी भी उसके प्राइवेट विला पर नहीं गया है। वह सबसे अपने अलग अलग विला पर मिलती थी, किसी को भी पता नहीं चल पाता था कि बेली इसमें से कौन से विला पर रहती है। वह जिस विला पर जाती थी वहां के सैफ को उस दिन अपना हुनर दिखाने का मौका मिल जाता है, और अगर बेली को उनकी बनाई गई डिश पसंद आ जाए तो उसका प्रमोशन पक्का समझो। बेली अपने सैफ को बुलाकर सबके लिए नाश्ता कोल्ड ड्रिंक बोला और आकर सोफे पर बैठ गई और मार्टिन से बोली क्या हुआ, वे लोग को अभी पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, और सब भी मार्टिन की तरफ देखने लगे। मार्टिन बोला बस 20 मिनट, वह लोग वहां से 3 किलोमीटर के दूरी पर है। बेली टंडा बोली उन लोग से कहो कि वह अपना सैटेलाइट कैमरा चालू करे और तुम उस प्रोजेक्टर से उसे कनेक्ट करो। मार्टिन ने तुरंत कॉल किया और कहा अपना कैमरा कनेक्ट करो और जिसके पास कैमरा रहेगा वह सबसे पीछे रहेगा कि सब साफ साफ दिखाई दे। उसके बाद वह कॉल कट कर दिया क्योंकि सैटेलाइट कैमरा कनेक्ट हो चुका था। अब वहां से ऑडियो वीडियो दोनों साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा था। क्या बेली टंडा के आदमी उस 3 सर वाले सांप को मारकर वहां से खजाने का नक्शा ले पाएंगे या वही इन सब को फिर से खा जाएगा? सूर्य अब क्या करेगा? क्या वह अपने देश के खजाने के लिए उनसे लड़ेगा या वह अपनी जान बचाकर भाग जाएगा? CH-5 भारतीय एयरफोर्स का हमला, क्या बेली टंडा के आदमी उस 3 सर वाले सांप को मार पाएंगे या उससे पहले ही वह भारतीय आर्मी के हाथों मारे जाएंगे, या होगा कुछ ऐसा जो कभी किसी ने सोचा न हो? सूर्य सर वह लोग उस दिशा से आ रहे हैं, एक कर्नल ने कहा। सूर्य बोला कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहीं पर रहेंगे, जब मैं कहूं तभी सब लोग कोई एक्शन लेना। सबने एक साथ बोला जी सर। मैरिटन क्या हमें कोई देख रहा है? उसका एक साथी बोला। तब मैरिटन बोला क्या तुम पागल हो, इस जंगल में कभी कोई नहीं आता, यहाँ तक मैंने सुना है कि यहाँ भूत रहते हैं, इसलिए यहाँ भारतीय आर्मी भी नहीं आती है, अगर आती भी है तो वह हवाई सवे करके यहाँ से चली जाती है। कहा जाता है कि यह जगह श्रापित है, इस जगह पर जो भी आया वह जिंदा कभी वापस नहीं गया। ये सुनकर वहां सब डरने लगे थे। ये सब सुनकर बेली टंडा का आंख लाल हो गया और बोली अगर आज हम सब फेल हुए ना तो सबसे पहले इस मैरिटन की बॉडी से सबसे पहले इसकी चमड़ी उतारूंगी, उसके बाद उस पे नमक अमिची का लेप लगाकर उससे पूछूंगी कि भूत प्रेत ज्यादा खतरनाक है या फिर मैं। ये गुफा 1 दशक में केवल एक बार ही खुलता है, लेकिन इस बार ये 2 दशक बाद खुला है। अगर इस बार हम लोग फेल हुए तो पता ना कितने दशक का इंतजार करना पड़े, या कहीं खुले ही ना, कौन जानता है।
बेली का बात सुनकर मार्टिन ने तुरंत कॉल करके मैरिटन को धमकाया कि सबको क्यों डरा रहे हो, अगर मिशन फेल हुआ तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। मैरिटन तुरंत कहा सॉरी सर, अब से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद मार्टिन ने कॉल कट कर दिए। मैरिटन का बात सुनकर तो बेली के विला में जितने भी उसके पार्टनर थे वह सब भी गुस्से में थे, लेकिन बेली के सामने वह लोग कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उसके नज़र में सबको अच्छा बनना था। एक तो वह एकलौती है और वह अभी 18 साल की ही थी। अगर कोई परिवार उसको पसंद आ जाए तो उस परिवार में वह शादी कर सकती है, और वह परिवार 1 मिनट में ही ट्रिलियनर बन सकता है। कौन जानता है कि वहां पर खजाने का नक्शा है भी या नहीं। अगर है भी तो सोचो, जिस खजाने का नक्शा इतना सुरक्षा में है तो उसका खजाना कितना सुरक्षित होगा। वह सब तो बस बेली टंडा को खुश करने के लिए आए थे। ये बात बेली भी अच्छे से जानती थी कि कौन किस मकसद से यहाँ पर आया है, लेकिन वह कुछ ना बोलने में ही अपनी भलाई समझती थी। वह भी जान चुकी थी कि जिस खजाने का नक्शा इतना सेफ है तो इसका खजाना तो और इससे भी ज्यादा सेफ होगा। जंगल में मैरिटन को डांट लगने के बाद हंसने लगा था और बोला, तुम सब कितने डरपोक हो, तुम्हें क्या लगता है ये भूत प्रेत की जगह होती तो मैं कभी यहाँ आता। वह मैं मजाक कर रहा था। जंगल है, कोई जंगली जानवर आसपास होगा तो तुम्हें लगा कोई देख रहा है तुमको। चलो हम सब अपने लोकेशन पर पहुंच गए। अब जिसके पास जो औजार है उसे गुफा के तरफ मुंह करके सेट कर दो। सब अपनी अपनी बैग से सामान निकालने लगे, कोई स्टेनगन तो कोई तोप स्टेनगन। तभी मैरिटन बोला, अपने पास जितने भी मिसाइल सेट है सबको सेट करके रखो। कोई भी जानवर अगर उस गुफा से बाहर आए तो पूछने की कोई जरूरत ना है, उस पे वार शुरू कर देना। सब समझ गए। यस सर। वो कैमरामैन तू, वह पेड़ दिखाई दे रहा है उस पे चढ़ जा, वहां से मस्त फिल्म दिखाई देगा। उसके बाद मैरिटन ने 100 लोग को अपने पास बुलाया और कहा, तुम सब इस गुफा में जाओगे, अगर कोई खतरा दिखाई दे तो तुरंत से बाहर के तरफ दौड़ लगा देना, ठीक है। यस सर। और वह सब गुफा में चले गए। सूर्य सर, उनके पास तो मिसाइल लॉन्चर है, ये लोग तो पक्का वह सांप को मार ही डालेंगे। सूर्य ने कहा, अभी हम इंतजार करेंगे, वह जब बाहर आएगा तो देखेंगे कि हमें क्या करना है। हम जितना हो सके उतना बचेंगे इन लफड़ों से। इस लड़ाई में हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा। अगर खजाना कोई लेकर भागता है तो ध्यान रखना, उसको वहीं पर शूट कर देना और उससे नक्शा लेकर यहाँ पर आ जाना। सब समझ गए हमें क्या करना है, हमें केवल नक्शा बचाना है। सूर्य ने फिर से पूछा, क्या करना है हमें? उधर से सब ने कहा, हमें बस नक्शा बचाना है। मैरिटन ने सबको गुफा पर ध्यान केंद्रित करने को कहकर वह खुद भी एक मिसाइल लॉन्चर के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी गुफा के अंदर से चिक पुकार की आवाज आने लगी। एक आदमी दौड़कर बाहर के तरफ भाग ही रहा था कि वह 3 सर वाला सांप उसको भी खा गया। मैरिटन और उसके तो पहले डर गए थे, लेकिन मैरिटन के एक आवाज पर ही वह सब आनाधुंध उस पे हमला करने लगे। मैरिटन भी उस पे मिसाइल पर मिसाइल छोड़े जा रहा था, लेकिन सांप को तो कोई चीज का असर ही नहीं हो रही थी। ये दृश्य जो सैटेलाइट कैमरा के जरिए बेली के विला पर चल रहा था, वहां पर सबके आंखें फटे के फटे रह गया। बेली बोली, यह सब तो उस पे असर ही नहीं कर रहा है, अब हम क्या करेंगे? मार्टिन बोला, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी करना था वह हम कर चुके हैं। वह हमारा देश नहीं है कि हम वहां तोप खड़ा कर सके। अब जो भी होगा वह हम सबको मानना पड़ेगा। हमारे आदमी भी कोई कसर नहीं छोड़ा है उस सांप को मारने के लिए। अब हम यही दुआ कर सकते हैं कि हमारे लोग वहां से बचकर वापस आ जाए। कैसे भी वह लोग इतना हिम्मत से उससे लड़ रहे हैं। अब बेली टंडा को भी लगने लगा था कि वह खजाना नहीं मिल पाएगा। वह मार्टिन से बोली, अपने लोग से कहो कि जितने जल्दी हो वहां से सब निकल जाए। हम अगली बार गुफा खुलने का इंतजार करेंगे और हम इससे भी 10 गुना तैयारी के साथ वहां जाएंगे। अभी के लिए इस छोड़ दो। इधर सूर्य प्रताप को और उनके टीम के भी पसीने निकल गए थे। उसमें कुछ लोग अभी तो नई बहाली के थे, वह सब तो पेड़ पर ही डरकर कांपने लगे थे। तभी मार्टिन बेली से बोला, अब मामला हमारे हाथ से निकल गया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वह देखिए, भारतीय एयरफोर्सेज की पूरी एक टीम आ रही है, वह तुरंत हम लोग पर हमला कर सकते हैं। अब फोन करने से कोई फायदा नहीं। बेली ने कहा, अपने कैमरामैन के पास फोन करो कि वह कैमरा कहीं ऐसे जगह पर रख दे कि वह गुफा का मुख हम लोग को हमेशा दिखाई दे। अगर वह लोग सांप को मारकर नक्शा ले जाए तो हमें पता होना चाहिए कि नक्शा कौन लेकर गया वहां से। मार्टिन ने तुरंत कैमरामैन को ये बात बता दिया। कैमरामैन भी बहुत तेज था, वह भी देख चुका था कि यहाँ पर भारतीय फोर्सेज आ चुकी है। वह एक पेड़ पर चढ़कर कैमरा सही से लगाकर वहां से भाग गया। सूर्य ने देखा कि एयरफोर्स से हमारी मदद के लिए आ चुकी है तो वह अपने जवानों से बोला, सिग्नल दो, हमारी एयरफोर्स से यहाँ पर आ चुकी है। एक साथ 5 लोगों ने झंडे वाले बम को विस्फोट किया। एयरफोर्स समझ गई कि नीचे हमारी आर्मी है। सूर्य ने आर्मी के सैटेलाइट फोन से उनको यहाँ की सीरी सिचुएशन समझाया
और सूर्य ने उनको ये भी बता दिया था कि जब तक आप उस सांप पर हमला नहीं करोगे तब तक वह भी आप पर हमला नहीं करेगा। वह एक स्पेशल टीम थी, वह बात तुरंत समझ गई और दुश्मन देश के लोगों पर तुरंत हमला बोल दिया और 2 से 3 मिनट में सबको खत्म कर दिया। उसके बाद वह सूर्य के पास फोन करके बोले, जो लोग बचे हैं उन सबको तुम लोग देख लो, हमारा मिशन अब पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। अब अगर कोई दिक्कत आए तो हमें तुरंत बताया जाए, हम लोग जंगल वाले ही हवाई अड्डा पर रहेंगे अभी जब तक यह मामला खत्म नहीं हो जाता। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने हिसाब से सैल्यूट किया। उसके बाद वहां से एयरफोर्स से चली गई। उनके जाने के बाद सूर्य ने अपने सभी बटालियन को ऑर्डर दिया, कोई भी यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद सारे जवान जीतने लोग वहां से बचकर भागे थे, उनके पीछे गए और उन सबको मार दिया। बस वहां से कैमरामैन ही बचकर निकलने में कामयाब हुआ था। सब लोग अपना काम पूरा करके वहां पहुंच गए। तब सूर्य ने कहा, इन सब का लीडर कहाँ है? सर, उसको हमारे लोग लेकर आ रहे हैं। उसको अच्छे से खातिरदारी करो और पूछो वह कौन है और कहां से आया है, उसका बॉस कौन है। जी सर बोलकर वह अफसर वहां से चला गया। सूर्य ने एक अफसर से बोला, वह सांप जीवित है या मर गया? अरे सर, उसको तो कुछ नहीं हुआ है, वह तो गुफा के बाहर सर निकालकर आराम से बैठा है। सूर्य ने बोला, उस पे ध्यान रखना, वह गुफा से बाहर ना आए, नहीं तो हमें उसे मजबूरी में मारना पड़ेगा। जी सर, मैं उस पे ध्यान रखूंगा। सूर्य ने कहा, ठीक है। क्या सूर्य पता लगा पाएगा कि मेरिटन कौन है, उसे यहाँ किसने भेजा है, उसका बॉस किस देश का है, या फिर से कोई अनहोनी हो जाएगी? टू बी कंटिन्यू। RS नॉवल स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।